नमस्कार। देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हमारा विशेष प्रोग्राम चर्चा खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक। और इस विशेष प्रोग्राम को हर हफ्ते आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। प्रोग्राम में खास बातचीत के लिए हम आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी को। सर आज भी स्टूडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ। सर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए। तो आप इस घटनाक्रम को पंजाब की खास तौर पर पंथक राजनीति पर क्या प्रभाव देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हमारा जो पिछला एपिसोड था उसमें भी हमने पहले यही चर्चा हुई थी। बिल्कुल सर। इसको मैंने बड़ा संवेदनशील और भावात्मक मुद्दा है, क्योंकि इस जो स्थिति पंजाब की राजनीति है वो पंथ और पंजाब को घालमेल है, दोनों इकट्ठी चलती है। और कोशिश ये थी कि भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री जो है उनको निशाना बनाकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाए, क्योंकि 2027 के जो चुनाव आने हैं तो उसको देखते हुए उनकी कोशिश विपक्षी दलों की या विरोधी जो भी इसको शब्द यूज करें कि ये अकाल तख्त बनाम मान बन जाए मुद्दा। क्योंकि जब तक अकाल तख्त से हुक्मनामा नहीं आया था, आदेश नहीं आया था भगवंत सिंह मान के, तो उनकी जो रुख थी वहाँ तो वो भी कहते थे मुझे बुलाओ, मैं खोलूँगा एसजीपीसी की सारी जो खामियाँ हैं या अकाली दल जो उनके पीछे जिसकी डोमिनेशन है वहाँ पे, क्योंकि जनप्रतिनिधि सभा है वो, तो उसमें अकाली दल बादल की धड़े कब्जा एक तरह। तो लेकिन जब ये आदेश आ गया तो एकदम भगवंत सिंह मान का रुख बदल गया। वो उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी और दिखाते हुए सिख भावनाओं का भी और पंजाब के हित में भी उन्होंने जो सोचा, जो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि मैं आदेश आ गया, अब मैं नंगे पाँव जाऊंगा। पहली बात, जब जिस दिन 15 जनवरी थे उस दिन राष्ट्रपति वहीं पे थे, तो उन्होंने वो कार्यक्रम ही छोड़ा और कहा कि ना, जब वो वहाँ पे पेश हो गए और उसके बाद पेश होने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पहले स्पष्ट किया कि ना तो मेरी हैसियत थी, ना मेरी औकात थी कि मैं अकाल तख्त के सामने कुछ बोलूं। ये तो एक बयान है, लेकिन जो उनकी वीडियो अगर आप देखें जिस भाव से वो बैठे हैं तो वो स्पष्ट लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी शो करती है कि वो नम्रतापूर्वक एक नमाने सिख की तरह उन्होंने अकाल तख्त को वो मान्यता दी, वो मान सम्मान जिसके वो हकदार अकाल तख्त जो परंपरा है सर्वोच्च है सिख समाज के लिए, तो उसमें उन्होंने एक नमाने सिख की तरह की। और अपनी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैच्योर्ड आदमी की, उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैं रहत मर्यादा के बारे में उतना परिचित नहीं, क्योंकि मेरे 5 कक्के उस हिसाब से नहीं है, मैं उतना नहीं। अगर गोलक के बारे में जो कोई है बयान तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आगे से भी नहीं करूँगा, ये भी श्योरिटी दे दी। तो साथ में उनके जो वीडियो की आई तो उन्होंने कहा ये AI की हो सकती है, मेरी नहीं है। तो वो, और उसके साथ साथ देखो ना, 25 से 30 हज़ार दस्तावेज जो SGPC के विरुद्ध लोगों की शिकायतें थी वो दिए। अगर वो राजनीतिकरण करना चाहते तो कर सकते थे। 25-30 हज़ार जो दस्तावेज दिए उसमें 25-30 पॉइंट लेके वो अकाली दल बादल को, SGPC को, या और पीछे कोई भी जो खोला हाली या नुक्ताचीनी या कुछ भी कह सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो एक तो उनके व्यक्तिगत छवि खराब होती, दूसरी पंजाब की राजनीति में टेंशन तनाव पैदा होता। तो ये जो उनका रुख था पेश होने पर और उसके बाद जो बयान, फिर उन्होंने जो स्वरूपों के खोने के बारे में कहा कि ये FIR बतौर मुख्यमंत्री मुझे ये करनी, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो कि चोरी या जो गिनती में नहीं है उसके बाहर कर रहा हूँ उसमें। और दूसरी तरफ मैं समझता कि अकाल तख्त ने भी वो दरियादरी दिखाई, उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से लिया अकाल तख्त ने भी, और कहा कि 5 जत्थेदार जब बैठेंगे तो फिर उसके बाद ये सारे 25-30 हज़ार जो दस्तावेज देखेंगे और कार्रवाई उसके बाद आगे कर। तो ये इन टोटलिटी में समझता हूँ कि पंजाब और पंथ दोनों के लिए हितकर स्थिति थी। अगर तनाव पैदा होता तो ये 2026 का जो दौर 1 साल था तो इसमें तनाव भी रहता और नकारात्मक राजनीति पंजाब की शुरू होती। पंजाब के विकास के लिए
ये ज़रूरी था कि यहाँ पे शांति बनी रहे और इस तरह के मुद्दों की बजाय, जो भावनात्मक मुद्दों की बजाय विकास की बात होती या डेवलपमेंट की, दूसरी आर्थिक डेवलपमेंट जिसको आप कह सकते हैं, तो उनके मुद्दे उठने चाहिए। ये मुद्दा अगर उठता तो फिर पंजाब में जो हम अतीत में दे चुके हैं, जब भी धर्म और राजनीति आपस में टकराती है तो वहाँ पंजाब में नुकसान ही नुकसान हुआ, ये अतीत हमारा कहता है। तो उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री मान ने एक मैच्योरिटी वाला कदम, मैच्योरिटी वाला हाव भाव, और जो उसको खलनायक बनाने की कोशिश की जाए थे, तो वो खलनायक नहीं बने, वो नायक बन के बाहर निकले। और ये एक परंपरा, ट्रेडिशन को उन्होंने मजबूती दी। एक नमाने सिख की तरह वो अकाल तख्त की मान्यता देते हैं, वो इनकी नाकात नासियत, तो ये चीज़ हम सबको समझ चाहिए। और राजनीतिक, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजनीति करना चाहते हैं ऐसे मुद्दों पे, वो पंजाब के हितैषी नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई आदमी है, किसी भी पार्टी का हो, पंजाब का हितैषी वही है जो भावनात्मक मुद्दे ना उठाए, विकास और डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, नशे विरोधी है, या कुछ रोजगार के लिए है, उस तरह के मुद्दों पे बहस हो तो वो समझ लगती है। जब आप धार्मिक मुद्दों पे जाते हैं और मुख्य मुद्दे जो विकास पंजाब से संबंधित है ऊँचे उठते हैं, तो फिर इसका मतलब कि पंजाब हितैषी नहीं, आप संकीर्ण और छोटी सोच के रखते हैं जो पंजाब के हित में नहीं है, और इससे बचना चाहिए। ये आगे जो 26 और 27 का जो पीरियड बीच में चल रहा है, तो पंजाब के राजनीतिक जो है वो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक मौका था, ये खिलर भी सकता था, जैसे बिल्कुल बिल्कुल एक ज्वाला भी बन सकती थी एक जोत के रूप में, अब ये रह गई। बस ठीक है, इसको मर्यादा में एक बात हो, और आगे अब कैसे चलना है, ये काल तक तो बीच में एक पीरियड आ गया जिसमें आत्मचिंतन दोनों साइड करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, मान की व्यक्तिगत जो हाव भाव या बयान थे, उस कारण ये सारी स्थिति बच गई, और विपक्षी दल जो उसको कॉर्नर करना चाहते हैं मान के थ्रू आम आदमी पार्टी को, तो वो स्थिति में असफल रही। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह की। सर, हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अफसरशाही को लेकर जो बयान दिया है, उसे सियासी घमासान मच गया है। अब नौकरशाही और सियासी नेता आमने सामने हो गए हैं, तो आप विक्रमादित्य सिंह की इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? देखो, ये एक तत्काल इसकी नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो बड़ी लंबी, पिछले 2-3 दशक की मैं समझता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि है। विक्रमादित्य के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी 6 दफा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल। और 3 दफा उसमें सुखविंदर सुक्खू जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो विधायक रहे वहाँ में। तो जब वो विधायक रहे तो उनका हमेशा जो दशकों का एक 36 का आंकड़ा है। वो एक साधारण परिवार से उठ के आए, संगठन में वो नीचे से उठते ऊपर उन्होंने जो अपनी लड़ाई अपने बलबूते पे लड़ी। राजा वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जो एक, वो उस समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्टूडेंट यूनियन के प्रधान रहे, जो कांग्रेस का राष्ट्र नेतृत्व था, उससे संतुलन बनाने के लिए इनको साथ साथ सुखविंदर सुक्खू को साथ दिया। 2022 में 4थी दफा जीत के आए विधानसभा। तो उस समय ये 40 विधायक जीते कांग्रेस के, 18 के 20 विधायक वो थे जिनका राजनीतिक कैरियर ही सुखविंदर सुक्खू के दौर में शुरू हुआ। जो उनको पहली दफा जब आए सुखविंदर सुक्खू के दौर में आए, तो उनका एंड प्रोडक्ट था कि हमारा नेतृत्व सुखविंदर सुक्खू है। जबकि मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह जो उनके विक्रमादित्य मदर जो उस समय प्रधान थे कहाँ, ये तीनों ने मुख्यमंत्री बनने का सुक्खू का विरोध किया था, लेकिन वो अपने बलबूते मुख्यमंत्री बने। और इन तीनों की समस्या ये है कि वो अब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये इनको अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, ना नेता मानने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री मानने को तैयार है। और इनका प्रयास ये होता है कि किसी न किसी बहाने इनकी टांग खींची जाए, इनकी छवि खराब की जाए। अब ये जो हुआ ये है कि इन्होंने IAS और IPS को लिया। पहले मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। विक्रमादित्य ने उसको एंडोर्स करते हुए कि ये बंदरबांट पैसों की करते हैं, हिमाचलियत की जो भावना है उसको खिलवाड़ करते हैं जैसा। अब
उसका विरोध आ गया। जगत सिंह जो मंत्री है राजस्व और दूसरे पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह, दोनों आमने सामने उप मुख्यमंत्री, और दूसरे जो पीडब्ल्यूडी के विक्रमादित्य, और उधर राजस्व मंत्री। और ये स्पष्ट हो गया कि दो धड़े हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में, मंत्रिमंडल में दोनों धड़े के रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो जो धड़े सामने आए। अब गलती क्या हुई है? देखिए, IAS IPS जो है कैडर, ये ऑल ओवर इंडिया के मेरिट पे आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और उनका काम ही ये होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना और नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ये एक आपके घोड़े हैं, इन घोड़ों पे सवार जो राजनीति जो मिनिस्टर हैं वो बैठे हैं। अब घोड़े की कार्रवाई जो है वो मिनिस्टर जो घोड़े सवार है उस पर बहुत निर्भर करती है। यही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अपनी असफलता छिपाने के लिए आप घोड़े को ना कहें। अब इन्होंने कंधा चुना IAS IPS वाले, तो उन्होंने अब जो रेजोल्यूशन पास किया इनके विरुद्ध कि हमें इनके साथ IPS की ड्यूटी ना लाओ, सिक्योरिटी आप लोकल आदमी लगा लो। अब लोकल और ये जो सोच है गैर हिमाचली ये 25-30% से सारे IAS हर स्टेट में है, नेशनल लेवल की सर्विसेज है, तो उसमें हर स्टेट में, हिमाचल में तो है नहीं, हर स्टेट में। तो ये इनका कंधा गलत चुना, जो अगर मुख्यमंत्री पे निशाना साधना था ना, किसी और बात पे साध थे। इन्होंने IAS IPS लेके जो बात कही वो गलत हो गई, और उसका लाभ अब विदन कांग्रेस के तो धड़े आ ही आए। अब जयराम जी का और उनका बिंदल जो है उनके भाजपा के प्रधान, उनका भी आ गया, तो जो विपक्ष को भी एक मौका मिला। तो चाहिए तो इस समय ये है कि देखिए, हिमाचल ने पीछे प्राकृतिक आपदा बड़ी देखी है और आर्थिक तंगी देख रहा है, डेवलपमेंट के काम उनके सब फंसे हुए हैं। अब जब आप इस तरह की छोटी राजनीति करेंगे तो इसका मतलब आप भी हिमाचल हित से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। आप केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए एक सरकार, अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी छवि खराब कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि हिमाचल हित में, जो हिमाचल ने इतनी आपदा देखी पीछे, और इस समय डे टू डे वर्किंग में उनके इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी मुश्किल है, उसके लिए मिलके काम करें। और फिर दूसरी बात यह कि कांग्रेस ओवरऑल इंडिया में क्या स्थिति है, राष्ट्र स्तर पे उसकी भारत में क्या स्थिति बन रही है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए कम से कम अपनी पार्टी के आप पाँव तो ना खींचे। तो ये बात विक्रमादित्य और मुकेश अपने, जो कि मुश्किल अब यह है कि जब राजा वीरभद्र जितने मुख्यमंत्री रहे जितनी देर भी, तो मुकेश अग्निहोत्री भी अपने उस रुतबे में रहे, उनको पूरा प्रिविलेज मान सम्मान मिलता था। बेटा तो बेटे को मिलना ही है, पत्नी सांसद भी रही राजा वीरभद्र के, तो वो उस एक परिवारवाद में जो स्थिति बनती है, वो परिवारवाद से बाहर विक्रमादित्य भी नहीं निकल रहा है कि अब परिवारवाद का दौर खत्म हो गया। अब आप अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता पे आप आगे आए। लोगों ने आपको चुना है, लोगों से चुन के आया, आप लोगों के हित की बात करें, ना कि आप सिर्फ नकारात्मक जैसे नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें, पॉजिटिव में आए, जो अच्छा अच्छा कहें, जो बुरा बुरा, और फिर कम से कम अधिकारियों के कंधे पे बंदूक चलाना ना चल, मुद्दे पे बात करें तो वो अच्छी है, वो हिमाचल हित में होगी। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र निगम चुनाव की। सर, महाराष्ट्र निगम चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगियों ने शानदार जीत हासिल कर ली है और ठाकरे बंधुओं को इस पे करारा झटका लगा है। तो अब निगम चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनके राजनीतिक पहलुओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा और शिवसेना शिंदे इस गठबंधन ने जो 29 कारपोरेशन नगर निगम के हुआ है उसमें से 25 जीते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नए साल की ये एक महाजीत है, और बिहार के बाद, बिहार विधानसभा के बाद फिर ये एक बड़ी जीत आई है। और 2026 में 4 राज्यों के चुनाव होने, जिसमें बंगाल भी है, तो ये आने वाले 4 विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेगा। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, मुंबई में जब बाल ठाकरे के परिवार की आपने बात की है, 30 साल बाद बाल ठाकरे मुंबई नगर निगम से बाहर हो गए, और ये उसकी वेटेज महत्व इस बात से समझे कि उस नगर निगम में अकेली का 74,000 करोड़ रुपया वार्षिक बजट है, जो हिमाचल से ज्यादा है, अधिक है। और आर्थिक राजनीति मुंबई गिनी जाती है भारत की, दिल्ली तो पॉलिटिकल है, तो आर्थिक वहाँ पे। तो वो जिस समय भाजपा एक जूनियर पार्टनर गिनी जाती थी और शिवसेना बड़ा भाई गिना जाता था,
तो वो आप बिल्कुल स्थिति उल्ट हो गई। और दूसरी देखिए महाराष्ट्र सारे में जब 25 है, इसका मतलब यह है कि जो हिंदुत्व की जो बात भाजपा करती है, विकास की जो बात भाजपा करती है, राष्ट्रवाद की जो बात है, इन तीनों मुद्दों को मिल जोड़ के लोगों ने मत दिया। दूसरी तरफ आप देखें, ठाकरे बार मुंबई में था तो उसने वहां पे पहले भाषा का मुद्दा बनाया, जो भाषा नहीं बोलता गैर मराठी है, जिसको मराठी नहीं आती उसको मारना पिटाई, ये उन्होंने वीडियो राज ठाकरे ने बनाई। और उसके बाद उन्होंने किया कि जो भाषा के बाद आ गया फिर उत्तर भारतीय जो थे और तमिल के साउथ के, उनको भी उन्होंने टिप्पणियाँ कुछ तरह के बयान करे उनके अपमानित करने की कि हम उनको रहने नहीं देने के, ये होता। जबकि स्थिति अब बदल चुकी है। जैसे मुंबई है उसमें हर देश का हर क्षेत्र का आदमी वहां बैठा, और जो जीत हुई है उसमें मराठी क्षेत्र से भी भाजपा जीती है। केवल उस जगह से जीते हैं जहाँ पे बहुत कट्टरवादी मराठी थे, उसमें जो उद्धव ठाकरे की आई है। बाकी क्षेत्र में सारी जगह ये गैर जो मराठी थे वो बहुमत में थे, या जो बैलेंस जिनके आता हूँ उन्होंने भाजपा और शिवसेना, और जो विरासत भी मैं समझता हूँ कि वो शिवसेना शिंदे के पास चलेगी। एक तरह महाराष्ट्र स्तर पे देखें तो ज्यादा शिवसेना शिंदे को लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठाकरे बंधुओं को इग्नोर किया। दूसरी बात पुणे साइड में, उसमें शरद पवार अजीत पवार दोनों इकट्ठे हुए थे, वो पवार फैमिली का गढ़ माना जाता था, वहां भी दोनों को हार मिली। तो परिवारवाद की एक हार भी है, दोनों ठाकरे बंधु भी पवार बंधु भी, इन दोनों का हार। तीसरी बात इसमें सोचनी है कि जो ये जीत महाराष्ट्र की दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री फर्नांडिस की जीत है। उसने हर जितना सक्रिय होकर उन्होंने काम किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उनकी जो ब्रॉडर बेस या बड़ी सोच थी विकास की, उन हिंदुत्व के विकास की, उन्होंने उसको उजागर किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। और वो एक मोदी का नाम तो है ही राष्ट्र स्तर पे, मोदी फर्नांडिस, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व राष्ट्रीय संस्कृति की बात है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और संकीर्ण राजनीति जो मराठी मानस या मराठी भाषा या गैर मराठी वो जो ऐसे छोटी सोच के मुद्दे लोगों ने इग्नोर किया। एक बात है और इसमें और देखिए, जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी खतरनाक हो सकती है, इन नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है उसको 90 से ज़्यादा सीटें पार्षद उनके जीते हैं, और उस जगह पे जीते हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा। मतलब ये दो तरह से हम देख सकते हैं कि जो हिंदुत्ववाद भाषा था वो मोदी की तरफ चले गए, फर्नांडिस भाजपा शिवसेना की तरफ। जो मुस्लिम बात आता था जिसके आधार पे कांग्रेस चलती थी, जो शरद पवार चलती, जो तुष्टिकरण की नीति जिसको हम कहते हैं, अब वो बेस दूसरी तरफ ओवैसी की तरफ। तो ओवैसी अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर, इस जीत के साथ उनका राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा। तो ये कांग्रेस के लिए झटका, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने में। अगर इसी तरह मैं इसको और, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो आधार है वो और कमजोर होगा, और ये लाभ अल्टीमेटली भाजपा को राष्ट्र स्तर पर कहीं ना कहीं और मजबूत करता जाएगा। तो इस तरह ये सारी ये देखें तो ये दो पहलू है। एक तो संकीर्ण राजनीति जो बाल ठाकरे परिवारवाद गया, पवार शरद पवार बाहर निकल गया, और कांग्रेस तीनों, और चौथा ओवैसी का उभरना। जो फर्नांडिस और मोदी, भाजपा और शिवसेना, ये अपने आप में एक मुद्दे सीधी स्पष्ट होती जा रही है कि बट गया थोड़ा वोट, ओवैसी को मुस्लिम वोट को मुझे बहुमत मिला है, हिंदू वोट जो है भाजपा और शिवसेना की तरफ चले गया, बीच में मिक्स जो है दूसरों को मिला। पर कांग्रेस के लिए मैं समझता हूँ कि आत्मचिंतन करने का समय है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आई पैक छापेमारी मामले की। सर, आई पैक छापेमारी मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर ईडी द्वारा उठाए गए मुद्दों की वे जांच नहीं करेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो आप इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून की दृष्टि से अगर देखें तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र की एजेंसियों को सहयोग करने के लिए है।
क्योंकि केंद्र के जब अधिकारी ईडी है उसने जाना तो राज्य की पुलिस, राज्य का वहाँ के जो सचिवालय सेक्रेटरी IAS जो है उनका फर्ज बनता है कि उनको साथ सहयोग देके उसकी पड़ताल करें। और हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। और इस ममता बनर्जी ने IPAC में ऑफिस कार्यालय जाकर वहाँ से फाइलें उठा के उसकी जो CCTV सामने आई है उसको देखे तो फाइल उठा के जा रही हैं और उनके साथ वहाँ के DGP और चीफ सेक्रेटरी और सारे। तो ये एक तरह ऐसे लगता है जैसे इलाके का डॉन होता है कि उसकी चलती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री को, हेड को भी और मुख्यमंत्री के को ऐसा करना जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अराजकता की तरफ का पहला कदम है। अगर इस तरह इस चीज़ को ना रोका गया तो कल को कोई भी राज्य किसी समय में कोई मुख्यमंत्री उठेगा वो रोक लेगा तो सेंटर के तो फिर सारा देश की व्यवस्था ही उथल पुथल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि 2020 में कोयले का घोटाला हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। वो चलता चलता उस केस में ही IPAC के जो जैन है मालिक उनका नाम आया बीच में। अब ममता बनर्जी ने ये किया कि 2020 का तो अब 26 में इलेक्शन आने गए तो इनका ये मुद्दा इसलिए उठा दिया इन्होंने। और उनका कोशिश ये रही कि इसको भी केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बना दें ताकि राज्य के, जबकि है ये भी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की मुद्दा। देखिए SIR का उनका विरोध था, बिल्कुल। जो बांग्लादेश के घुसपैठिए उनके प्रति वो नम्र है, जो गैर बंगाली है उनके प्रति वो सख्त है। वो भी उसी तरह बाल ठाकरे और उनकी तर्ज पे है कि क्षेत्रवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण प्लस वामपंथी। जबकि जो पिछले चुनाव थे उनमें भी भाजपा का एक बेसिक मतदाता जो आधार बन जाता है वो 29 से 30% बन गया है। अब लगता यह है कि जब जैसे महाराष्ट्र में आई, बिहार की जीत आई तो दाएं बाएं ममता को लगता है कि अब मेरी भी बारी आई, यहाँ पे भी बदलाव की तैयारी है। तो जिस तरह उन्होंने टारगेट रखा हुआ है तो वो भी क्षेत्रवाद की राजनीति पे, उनका आधार ही क्षेत्रवाद था, तृणमूल कांग्रेस ने तो क्षेत्रवाद के आए तो अब उसी बात को ले रहे हैं। जबकि समय बीतने के साथ मतदाता की रिक्वायरमेंट उनके भी वहाँ पे बंगाल के भी जो बेरोजगारी है या इंडस्ट्री के मुद्दे हैं वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और फिर जहाँ पे जो अभी वहाँ पे जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पे जब ये केस चला है तो उसको लेकर रोष प्रदर्शन, आगजनी, ये सब कुछ हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दायर की थी कि जो रोका जाए तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अभी तो उन्होंने कोई दस्तावेज जब्त ही नहीं किए तो अब कैसी दसला। तो ये दोनों सारा माहौल ये बताता है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये सारा मुद्दा राजनीति करने का यही था कि ये मुद्दा IPAC के हटकर राज्य और केंद्र का मुद्दा बन जाए। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो हस्तक्षेप से जब उन्होंने नोटिस दिया वो आएंगे, ईडी ने तो आज कल ये भी नोटिस दिया था कि वहाँ के DGP और चीफ सेक्रेटरी को बनाया जाए पार्टी, क्योंकि ये भी साथ में थे। इन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उठाए या दूसरा। तो ये अब आना है, ये एक बेसिक प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी जब ये व्यक्ति ऐसा कदम करता है तो वो अलोकतंत्री है, कानून के विरुद्ध है और ये परंपरा नहीं चलनी चाहिए देश हित में नहीं ना राज्य हित में। आप पॉलिटिकल मुद्दे को पॉलिटिकल बनाए, पॉलिटिक्स को जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, जब घोटाले का इतना केस है तो घोटाले का एजेंसी प्रोसेस में चल रही है, देर सवेर वो उसका अपना काम है। आप कोर्ट में जाएं कुछ करें तो वो समझे कानून, आप राज्य का फर्ज है कि केंद्र की एजेंसी को मदद करना, आप तो उसको बाधा डाल रहे हैं। तो फिर ये कानून व्यवस्था बनाना जो राज्य सरकार का, आप उसी को स्वयं तोड़ रहे हैं। तो ये एक आत्मघाती कदम है और इससे बचना चाहिए, देश हित में नहीं है ना प्रदेश हित में है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।